Assalamu alaikum students. In the previous lecture we have discussed about the nuclear magnetic resonance spectroscopy. What we have discussed NMR spectroscopy. हमने उसके बारे में क्या डिस्कस किया, हमने उसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और उसका मैकेनिज़्म ये ब्रीफ काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था. आई होप उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी. जस्ट यहाँ पे मैं आपका एक दफ़ा ओवरव्यू करा देती हूँ पिछले लेक्चर का. व्हाट वी हैव डिस्कस्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. एनएमआर में क्या होता है, कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है. अगर इंट्रोडक्शन देखें ब्रीफली तो एनएमआर क्या है, आपके पास न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो एज अ टाइनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करते हैं. कब? जब उनका स्पिन नंबर ज़ीरो से ज़्यादा हो, आइदर इन अ फ्रैक्शन और इंटीग्रल वन वैल्यू हो, बट इट मस्ट बी मोर देन ज़ीरो. तो वो स्पिन मूवमेंट शो करेंगे जिसकी वजह से वो एज अ टाइनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करते हैं. जब वो टाइनी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है तो वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही होती है. अब उसके बाद जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कौन सी? रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो फोटोन एब्जॉर्ब करता है प्रोटॉन, और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के बाद वो क्या कर लेता है, उसकी डायरेक्शन वो फ्लिप कर लेता है इनटू 180 डिग्री, जिसकी वजह से वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. That state will be called as beta state. The previous one was the alpha state. ये जो flipping of electron है to 180 degree, that will create a resonance, and we recorded that resonance as the difference between these two levels, these two spin states, is the characteristic for every specific nuclei. That was the brief overview of the previous lecture. Today we will discuss about the shielding and de-shielding effect. क्या है ये? बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. शील्डिंग एंड डी शील्डिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में. शील्डिंग और डी शील्डिंग, अगर आप इसके नाम से भी देखें, शील्डिंग क्या है? जहाँ पे शील्ड किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है प्रोटॉन को, या कवर दिया जा रहा है, एक एक्सटर्नल शील्ड प्रोवाइड की जा रही है. किसको? आपके प्रोटॉन को. क्यों हम प्रोटॉन को क्यों ऐसे बात करें कि प्रोटॉन को क्यों शील्ड? क्योंकि हमारा जो बेसिक इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसकी पूरी हम स्टडी करें वो प्रोटॉन को ही. क्योंकि प्रोटॉन ने स्पिन मूवमेंट देनी है, हमने उसको स्टडी करना है. तो जब उसकी मूवमेंट, अब उसकी मूवमेंट जाहिर सी बात है आपके इन्वायरमेंट क्या है, जो सराउंडिंग है उस पर डिपेंड करती है. तो ये जो शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट है ये उस प्रोटॉन की सराउंडिंग पे बेस करते हुए ये इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी टू फ्लिप इनटू टू 180 डिग्री वो वेरी कर सकती है ड्यू टू दिस शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट. और आपकी जो पोजीशन ऑफ पीक है वो एक डिफरेंट जगह पर आ सकती है. हो सकता है एक सिंगल प्रोटॉन है, कार्बन मिथाइल प्रोटॉन है, वो अलग पोजीशन पे आए, और क्लोरो प्रोटॉन जो है वो अलग पोजीशन पर आए. ये हम लेटर ऑन आगे डिस्कस करते हैं. अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है शील्डिंग एंड डी शील्डिंग का, वो अगर आप समझें तो वो क्या है? शील्डिंग इफेक्ट कब होगा? जब प्रोटॉन की सराउंडिंग में, ये देखें ये जो 2 नंबर है, ये 2 आपके पास सिचुएशन है. दिस इज, अब मैंने जो इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस वाली सिचुएशन को 1, इस वाली सिचुएशन को 2. जो 2 सिचुएशन है, हाइड्रोजन क्या है? आपके पास प्रोटॉन है. इसकी पूरी सराउंडिंग में क्या है? डिफरेंट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ये वाला प्रोटॉन. जब ये इलेक्ट्रॉन रिच इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो ये शील्डिंग इफेक्ट देगा. कब है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद है उसके आसपास, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच इन्वायरमेंट है, तो क्या है? शील्डिंग इफेक्ट देगा. शील्डिंग इफेक्ट कैसे देगा? क्यों? क्योंकि ये देखें, अगर ये प्रोटॉन है, इसकी एक अपनी डायरेक्शन थी,
अपनी किसी भी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा था। अब ये जो सराउंडिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इफ़ेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्दो कि उसकी कैपेसिटी कम है, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन उसको और सराउंड करके उसकी और कैपेसिटी को कम कर देंगे। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पास यहाँ पे देखें, ये डायरेक्शन है आपकी, कौन सी, डाउनवर्ड डायरेक्शन है आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। ये जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, आपको इसकी ये जो डायरेक्शन प्रोटॉन की होना क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती, इस प्रोटॉन को पैरेलल आ जाना चाहिए था उसी पोजीशन पे जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी। लेकिन ये जो पूरे रिच इलेक्ट्रॉन एनवायरनमेंट है ये इसको पैरेलल पोजीशन, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आने देता। जब ये इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आने देता, यानी कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन होने के बजाय ये इस एंगल पे हो या इससे कम एंगल हो, थोड़ा मतलब ऑल्दो एंगल चेंज होगा, वो थोड़ा समहाउ उस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ कहें कि अगर पैरेलल लाइन बन जाए तो वैसी पूरी लाइन एग्जैक्ट वैसा ये इफेक्ट नहीं देता। उसकी वजह से क्या होगा, अब जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इसने फ्लिप करके 180 डिग्री पे जाना है और उसके लिए क्या होगा, अब उसको 180 डिग्री कंप्लीट नहीं रिक्वायर्ड, उसको अगर ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये यहाँ पे इस वाली जगह पे लाइन है, तो यहाँ से ये जब रोटेट होके यहाँ पे जाएगा तो जब तो वो एंगल कम हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री एंगल कम हो गया या 40 डिग्री एंगल कम हो गया, तो वो रोटेशन के लिए उसको फिर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्या बात बोली, जब प्रोटॉन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट उसको कंप्लीट पैरेलल नहीं जाने देता इन द एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। उसकी वजह से जब फ्लिपिंग होगी, उसने अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जाना है, उसका कंप्लीट 180 डिग्री नहीं है, उससे कम है, तो उसको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये इफ़ेक्ट कहलाता है शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डेड इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल पे अपना सिग्नल प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू डी शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। एक ही हाइड्रोजन है लेकिन अगर उसका एनवायरनमेंट शील्डेड है तो वो लेस एनर्जी स्टेट पे सिग्नल देगा, और अगर उसका एनवायरनमेंट डी शील्डेड है तो वो हायर एनर्जी स्टेट पे सिग्नल देगा। क्या बात बोली मैंने, लेस एनर्जी कब आएगी, जब शील्डेड इफेक्ट है। हायर एनर्जी कब आएगी, जब डी शील्डिंग इफेक्ट है। कैसे के, जैसे कि ये प्रोटॉन था, ये ऐसे एक इस हैज़र्ड एक डायरेक्शन में मौजूद था, इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, इसने भी अपनी डायरेक्शन पैरेलल आ गई डाउनवर्ड। क्यों, इसके सराउंडिंग में कोई इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक आधा इलेक्ट्रॉन हो या अगर 9 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करें तो वो भी सिचुएशन हो सकती है, या 1-2 इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, वो इतना इफेक्ट नहीं करते इसकी इस पैरेलल पोजीशन में, यानी कि अल्फा स्पिन स्टेट जो है वो परफेक्टली उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड होती है। अब जब ये परफेक्ट डायरेक्शन आपकी रिवर्स होगी तो इसको कंप्लीट 180 डिग्री का टर्न लेना है। जब कंप्लीट 180 डिग्री का टर्न लेके रिवर्स डायरेक्शन में जाना है तो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो क्या है, ये देखें यहाँ पे क्या मिल रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जा रही है, एनर्जी फोटोन पैकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से फ्लिपिंग हो रही है, तो अल्फा से बीटा पे कंप्लीट 180 डिग्री का टर्न है, जबकि यहाँ पे आपके पास कंप्लीट 180 डिग्री का टर्न नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी RF यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से। एनर्जी इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स हैं उसके वो प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे लेस 180 डिग्री का टर्न है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है इसकी फ्लिपिंग के लिए। यहाँ पे कंप्लीट 180 डिग्री का टर्न है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कंप्लीट 180 डिग्री का क्यों है, क्योंकि सराउंडिंग में कोई चीज़ नहीं थी जो इसको रोकती इसकी डायरेक्शन को परफेक्ट अल्फा स्पिन जाने में। यहाँ पे सराउंडिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, वो अपनी उनकी नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड थी वो उसको रिवर्स करी थी, तो वो इसका कंप्लीट अल्फा स्पिन स्टेट नहीं अचीव होने देते।
शील्डेड इफेक्ट को डायमैग्नेटिक शील्डिंग भी कहते हैं। डायमैग्नेटिक शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम है। और डी शील्डिंग आपके पास उसकी रिवर्स सिचुएशन है। ये जो वन है, यानी कि जो सिचुएशन वन थी, इसको क्या चीज़ थी, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड थी। तो ये देखें यहाँ पे दो पीक्स है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये 0 पॉइंट होते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट साइड को जब आप मूव करते हैं तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। हमारे पास एनएमआर का ग्राफ कैसे आता है, लेफ्ट हैंडेड ग्राफ आता है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये 0 है, और जब आप एक्सेस पे लेफ्ट साइड को टर्न करेंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एनर्जी बढ़ती जाने की वजह से क्या है, जो 1 है वो हायर एनर्जी पे और जो 2 है वो लोअर एनर्जी पे आ रहा है। तो आपके पास क्या हो रहा है, E1 पे कंप्लीट 180 डिग्री का टर्न है, E2 पे उससे मतलब 180 नहीं है, उससे कम है, लिटिल डिग्री है उसका। तो उसकी वजह से E1 आपके पास की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू E2। दिस इज कॉल्ड द शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कब आएगा, जब सराउंडिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। डी शील्डिंग इफेक्ट कब आएगा, जब सराउंडिंग में कम इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पे दोनों के एग्जाम्पल हैं। ये यहाँ पे ए सिचुएशन, ए प्रोटॉन है, बी प्रोटॉन है। बी प्रोटॉन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये शील्डेड है, लोअर एनर्जी पे इसकी पीक आएगी। ए पे नहीं इलेक्ट्रॉन है कोई भी, ये डी शील्डेड है, हायर एनर्जी पे पीक आएगी। ए की हायर एनर्जी पे पीक आ रही है, बी की लोअर एनर्जी पे पीक आ रही है। ये 0 है, लेफ्ट साइड पे आप बढ़ रहे हैं तो आपकी एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर हम अभी तक के जो हमने डिस्कस किया उसको समराइज करें तो क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन होंगे तो मोर शील्डेड इफेक्ट आएगा। मोर शील्डेड इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि जो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे थे उससे वो लेस फील करेगा, यानी कि बी और नॉट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, उससे लेस फील करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो सराउंडिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये खुद भी कुछ अपना मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं और वो उसकी कुछ वैल्यू को कम कर देते हैं। उसकी वजह से जब वो लेस फील करेगा तो उसी वजह से उसको लेस डेल्टा ई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ट्रांसमिट फ्रॉम अल्फा स्पिन स्टेट टू बीटा स्पिन स्टेट। एज इन कंपैरिजन जो डी शील्डिंग इफेक्ट है उसमें लेस इलेक्ट्रॉन है, लेस शील्डिंग होगी, उसके जितनी आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जा रही है वो उतनी ही फील करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हायर डेल्टा ई होगा, क्योंकि आपका जो डिग्री है वो 180 डिग्री कंप्लीट टर्न होना है तो उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। दिस इज़ द शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट। हो सकता है इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, लेकिन अगर आप ये वाला दो फ्लो चार्ट को दिमाग में रखेंगे कि किसकी पीक पहले आएगी और किसकी पीक बाद में आएगी तो आगे जाए। और दूसरी एक और बात भी आप दिमाग में रख सकते हैं, अगर आप देखें हमने प्रीवियस ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो डेल्टा ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बी नॉट के। बी नॉट क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम फील हो रही है तो आपका डेल्टा ई कम होगा, जिसकी वजह से वो लोअर वैल्यू पे पीक आएगी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो आपकी डेल्टा ई ज़्यादा होगा और हायर वैल्यू पे पीक आएगी। ये ज़रूरी है आप मतलब, क्योंकि अभी तक जो हम स्पेक्ट्रा देख रहे थे वो क्या हो रहे थे, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे और राइट हैंड पे ट्रैवल करते थे। एनएमआर के स्पेक्ट्रा लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होके लेफ्ट साइड राइट साइड से स्टार्ट होके लेफ्ट हैंड की तरफ ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये लेस एनर्जी है, ये वाला पोर्शन हायर एनर्जी है, क्योंकि ये 0 पॉइंट है और यहाँ को ग्राफ ट्रैवल कर रहा है। तो जो पहले पीक है वो लेस एनर्जी पर है और जो बाद में पीक है वो हायर एनर्जी पर है। अगर एग्जाम्पल हम देखें तो आपके पास ये क्या है, क्लोरोमीथेन, क्लोरो है इथेन है, क्लोरो इथेन की एग्जाम्पल है। इसमें आपके पास दो सिचुएशन, दो प्रोटॉन है, एक ये CH3 प्रोटॉन है, एक CH2 प्रोटॉन है। CH3 का जो एनवायरनमेंट है इसका कैसा एनवायरनमेंट है, इसके सराउंडिंग में सारी तरफ क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस सारे तीनों हाइड्रोजन के सराउंडिंग में क्या है, कार्बन है। तो कार्बन आपके पास उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे
शील्डेड इफेक्ट आएगा। उसके कंपैरिजन में ये जो ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन है H2 जो है, इसके साथ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद अटैच है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा कहाँ जाएंगे, क्लोरीन की तरफ को जाएंगे। ये वाले कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन किसको सराउंड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ही सराउंड कर रहे हैं, लेकिन इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, क्लोरीन की तरफ को जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल में ये CH3CHH ये Cl होना है, ये क्या है, ये Cl है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास जो कार्बन है इसके जो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे कि यानी कि वो जो हाइड्रोजन को सराउंड करते हैं वो किधर को चले गए, वो Cl की तरफ को ट्रेवल कर गए, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। जबकि यहाँ पे इस वाले जो वो है प्रोटॉन है, इसके कार्बन इसी के सराउंडिंग में है। तो जब इसके इस हाइड्रोजन की सराउंडिंग में आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, ये शील्डेड इफेक्ट देगा। जो कि आप यहाँ पे देखिए CH3 की ये वाली पीक है, ये शील्डेड है, लोअर एनर्जी पर है, और ये CH2Cl वाली की ये वाली पीक है और ये हायर एनर्जी पर है, डी शील्डेड इफेक्ट देगा। ये कार्बन, ये वाला जो प्रोटॉन है जो कि कार्बन के साथ क्लोरीन से अटैच था, ये क्या है, ये आपके पास डी शील्डेड है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया, ए से। ये वाला जो प्रोटॉन है ये आपके पास शील्डेड है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, बी से। अब जो ये क्लोरीन है, ये देखिए क्लोरीन ने इस कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींच लिए। अब बोलें कि भाई क्लोरीन ने सिर्फ इसके क्यों खींचे, इससे आगे क्यों नहीं खींचे, क्योंकि वो सिंगल एटम तक ही उसका इफेक्ट आता है, उससे आगे ट्रांसमिट नहीं करता, और अगर करता भी है तो वो कंपैरिजन में कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसके इन्वायरमेंट पे, इसके इलेक्ट्रॉन इन्वायरमेंट पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना इस पर करेगा, जिसकी वजह से इसका डी शील्डेड इफेक्ट आएगा और इसका शील्डेड इफेक्ट आएगा। आपके पास क्या है, डाउन फील्ड अप फील्ड है, यानी कि अप फील्ड एंड डाउन फील्ड हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम शील्डेड एंड डी शील्डेड को डिस्कस कर लेते हैं। शील्डेड लोअर एनर्जी पर वैल्यू आ रही है, पीक आ रही है, और डी शील्डेड की हायर एनर्जी पर। डी शील्डेड कौन होंगे, जिनके एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो डी शील्डेड है, जिसके एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट है वो शील्डेड इफेक्ट देगा। प्रोटॉन इन अ मॉलिक्यूल, ये वही आपके पास एग्जाम्पल है। प्रोटॉन इन डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट आर शील्डेड बाय डिफरेंट अमाउंट। क्या है, डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में डिफरेंट अमाउंट से वो शील्डेड होते हैं। द CH2 ऑफ क्लोरो ग्रुप because of electronegativity is not shielded as much as the methyl proton, so the CH2 proton absorb at higher field than the methyl proton। क्या हो रहा है कि CH2 ग्रुप जो है वो क्लोरीन के अटैचमेंट की वजह से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह को अट्रैक्ट हो जाएंगे और इसका जो एनवायरनमेंट हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डी शील्डेड इफेक्ट देगा। जबकि ये वाले प्रोटॉन का जो एनवायरनमेंट वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा और ये लोअर एनर्जी पर पीक देगा और ये हायर एनर्जी पर पीक देगा। दूसरे एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, क्लोरोप्रोपेन है, C3H7Cl, ये क्या है आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की दो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हो सकती हैं या उसकी अरेंजमेंट दो तरह से हो सकती है। एक क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरी का क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन। या तो जो क्लोरीन है वो फर्स्ट कार्बन पर होगा या क्लोरीन ऐसे ये स्ट्रेट चेन होगी या ब्रांच चेन में होगा। अब 1 क्लोरोप्रोपेन में जो आपके पास है क्लोरीन से की वजह से इस वाले जो प्रोटॉन है उसका एनवायरनमेंट ये बहुत लेस कर रहा है, उसके कंपैरिजन में CH2 का उससे रिच है, CH3 का सबसे इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट है, तो ये सबसे ज़्यादा शील्डेड होगा, ये उससे कम शील्डेड होगा और ये सबसे कम शील्डेड होगा। जिसकी वजह से हमने क्या किया, ये यहाँ पे अगर दोनों स्ट्रक्चर को हमने खोल के लिखा हुआ है, ये वाले कार्बन को हमने ए का नाम दिया है, इस वाले प्रोटॉन को हमने ए का नाम दिया है, इस वाले प्रोटॉन को हमने बी का नाम दिया है, इस वाले प्रोटॉन को हमने सी का नाम दिया है।
तो जो सबसे ज़्यादा शील्डेड है उसकी सबसे लेस एनर्जी पर, जो उससे कम शील्डेड है उसकी उससे लेस एनर्जी पर, और जो सबसे कम शील्डेड है उसकी उससे लेस एनर्जी पर पीक आएगी। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपके पास क्या है, ये वाला जो प्रोटॉन है ये एक तरफ से क्लोरीन से अटैच है, जबकि ये वाले जो दोनों प्रोटॉन हैं ये दोनों तरफ से क्या है, कार्बन से अटैच है। ये क्लोरीन इनकी पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि ये इनको सिमिलर, दोनों तरफ से सिमिलर एनवायरनमेंट दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास इन दोनों प्रोटॉन की एक सिंगल पीक आएगी, क्योंकि दोनों सिमिलर इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट रखते हैं। जबकि ये वाले की क्या आएगी, इसकी लेस एनर्जी पर पीक आएगी। जो बी है आपके पास, सॉरी ये है आपके पास शील्डेड, ये इसको ए से रिप्रेजेंट किया है, और ये दोनों आपके पास डी शील्डेड है, इनको बी से रिप्रेजेंट किया है। डी शील्डेड आपके पास क्या है, लेस एनर्जी पर आ रहे हैं, और शील्डेड आपके पास क्या है, हायर एनर्जी पर आ रहे हैं। सॉरी ये वाला जो कार्बन है ये डी शील्डेड होगा, तो ये क्या है, जब डी शील्डेड है तो हायर एनर्जी पर आ रहा है। ये जो दो कार्बन है ये शील्डेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट है, तो ये लोअर एनर्जी पर आ रहे हैं। ये दोनों बी से रिप्रेजेंटेड है, ये ए से रिप्रेजेंटेड है। इस सिचुएशन में डी शील्डेड ए से रिप्रेजेंट, देन दिस प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, एंड दिस जो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट में है इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। हाई इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट शील्डेड लोअर एनर्जी पर पीक आएगी, उससे नेक्स्ट जो है वो उसके कंपैरिजन में हाई हो जाएगी, और जो हाईली डी शील्डेड है, यानी कि जिसके एनवायरनमेंट में बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी पर पीक आएगी। इसी तरह से ये यहाँ पे इस वाले प्रोटॉन की डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, इसकी हायर एनर्जी पर पीक आएगी, जबकि इन दोनों की लोअर एनर्जी पर। ऑल्दो दोनों का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इस सिचुएशन में आपके पास 3 पीक्स मिल रही हैं, इस सिचुएशन में आपके पास 2 पीक मिल रही हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये नंबर ऑफ पीक्स को आइडेंटिफाई करके स्ट्रक्चर आपकी इलोसिडेशन होती है कि आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है, आइदर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर मौजूद है और या सिंगल चेन स्ट्रक्चर मौजूद है। अब लाजमी नहीं है कि आपके पास हमेशा ब्रांच चेन या सिंगल चेन ही की सिचुएशन हो, इसके अलावा भी कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं जहाँ के साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसमें किस तरह का एनवायरनमेंट है। मतलब ओवरऑल एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन एनवायरनमेंट की वजह से, आपके पास प्रोटॉन के एनवायरनमेंट की वजह से आपके स्ट्रक्चर इलूसिडेशन करता है। आई होप आपको शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हम टॉपिक को अपने समराइज़ करें कि अब तक हमने क्या डिस्कस किया, तो क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज एंड स्पिन अ न्यूक्लियस कैन बिहेव लाइक अ मैग्नेट। न्यूक्लियस मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है कब, जब उस पर स्पिन की वजह से चार्ज आता है। स्पिन क्या मतलब, आपका प्रोटॉन रोटेट करेगा आइदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्लस हाफ माइनस हाफ। ओवरऑल उस पर क्या आता है, लास्ट में जब आपका उसका 0 से अबव वैल्यू होती है तो एक स्पेसिफिक चार्ज होता है, उस चार्ज की वजह से वो टाइनी मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है। अदरवाइज वो न्यूक्लियस जिनमें चार्ज नहीं प्रोड्यूस होता है, स्पिन मतलब लास्ट में 0 हो जाता है, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लास्ट में नलिफाई होकर 0 वैल्यू आ जाती है। तो उस सिचुएशन में आपके पास वो न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव नहीं होते हैं। NMR spectroscopy operate by applying a magnetic field to nuclei and then measuring the amount of energy necessary to पुट वेरियस न्यूक्लियाई इन रेजोनेंस। क्या है, पहले आप उसको न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से वो उस पैरेलल डायरेक्शन में आ जाता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। देन वो एनर्जी प्रोवाइड करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करके आप उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू क्रिएट अ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, फ्लिपिंग ऑफ अ अल्फा स्पिन स्टेट टू अ बीटा स्पिन स्टेट। ये एनएमआर में रेजोनेंस क्या होती है, फ्लिपिंग ऑफ अ अल्फा स्पिन स्टेट टू अ बीटा स्पिन स्टेट। तो
उस रेजोनेंस को क्रिएट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है जो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कब, जब वो आपका टाइनी मैग्नेट किस में मौजूद था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद था। दिस इज द होल प्रिंसिपल और होल मेथोडोलॉजी टू ऑपरेट द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड वी कैन characterized or elucidate any structure whose nucleus have a spin or charge by NMR spectroscopy, और हम उसके स्ट्रक्चर इलूसिडेशन कर सकते हैं। न्यूक्लियाई इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट आइदर शील्डेड एंड डीशील्डेड रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग देम इनटू रेजोनेंस, यानी कि अब उसकी शील्डेड और डीशील्डेड एनवायरनमेंट होने की वजह से सिमिलर न्यूक्लियाई डिफरेंट एनर्जी अमाउंट रिक्वायर करेगा, कब, जब उसको रेजोनेंस क्रिएट करनी है। हमने डिस्कस किया शील्डेड एंड डीशील्डेड। शील्डेड कब, जब उसका रिच इलेक्ट्रॉन एनवायरनमेंट है। डीशील्डेड कब, जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के से अटैच होने की वजह से वो लेस इलेक्ट्रॉन एनवायरनमेंट में है, तो वो डीशील्डेड इफेक्ट देगा। अब जब शील्डेड एंड डीशील्डेड की वजह से डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है कौन से सिंगल प्रोटॉन को, जिसके कब, उसकी रेजोनेंस क्रिएट करने के लिए। रेजोनेंस क्या, फ्लिपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लिपिंग ऑफ अल्फा स्पिन स्टेट टू अ बीटा स्पिन स्टेट। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, इससे आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ प्रोटॉन, ऑल्दो सेम हाइड्रोजन प्रोटॉन ही है, CH3 था, CH2 था, दोनों प्रोटॉन थे, लेकिन उनका एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से, शील्डेड और डीशील्डेड होने की वजह से वो अलग अलग पोजीशन पे पीक देते हैं, और उस अलग अलग पोजीशन ऑफ पीक से आप उसके स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में 1 क्लोरोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन में प्रेडिक्ट किया कि अगर 3 पीक्स हैं तो आपके पास 1 क्लोरोप्रोपेन है, और अगर 2 पीक्स हैं तो आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन है स्ट्रक्चर। An NMR spectrum provide a signal or peak representing the energy necessary to bring each nuclei into resonance. स्पेक्ट्रा कैसे ड्रॉ होता है? स्पेक्ट्रा आपका ड्रॉ होता है सिग्नल या पीक जो है वो किसको रिप्रेजेंट करिए कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है न्यूक्लियाई का रेजोनेंस में आने के लिए। ये इस चीज़ को मेजर करते हुए आपका स्पेक्ट्रा ड्रॉ होता है। स्पेक्ट्रा क्या होता है? वो एक मतलब आंसर शीट है जो कि एनालिसिस होने के बाद आपको मिलती है। तो वो हमारे पास अगर स्पेक्ट्रा देखें तो स्पेक्ट्रा क्या है? वो पीक जो जनरेट हो रही है किसकी वजह से जनरेट हो रही है? द डिफरेंस, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ईच न्यूक्लियाई टू ब्रिंग इनटू रेजोनेंस फॉर्म, यानी कि अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको मॉनिटर करते हुए आपका स्पेक्ट्रा ड्रॉ होगा। एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट होगी उसका हम एक फॉर्मूला देख चुके हुए हैं, जिसमें आपके पास क्या है, डेल्टा ई इक्वल होता है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर थी आपके पास गामा इंटू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओवर 2 पाई। गामा की वैल्यू हर प्रोटॉन के लिए फिक्स्ड होती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे थे एक्सटर्नली, और 2 पाई की वैल्यू तो आपको पता है वो मतलब नंबर्स वैल्यू है, उससे आप डिवाइड करके आप उसकी गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आप उससे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी को जब आप प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस वो निकल आएगा जो कि रिक्वायर्ड थी उस न्यूक्लियाई को रेजोनेंस में लाने के लिए। आई होप यहाँ तक हमने जो कवर किया वो आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमने इंट्रोडक्शन करा, प्रिंसिपल करा, मैकेनिज्म करा, देन इलेक्ट्रॉन एनवायरनमेंट करा कि किस तरह से शील्डेड और डीशील्डेड इफेक्ट आता है न्यूक्लियाई में, और उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है उसकी एनर्जी पर। आइदर एनर्जी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है शील्डेड डीशील्डेड में, ये सब हमने अभी तक डिस्कस किया है। आई होप आपको इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।
कोशिश तो मेरी यही है कि मैं इस तरह से इतना सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करूं कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है, आप लोगों को मसला रह रहा है तो आप लोग मुझे बता दें, हम एक जूम क्लास रख लेते हैं। अगर आप लोग समझते हैं कि इस तरह से ऑनलाइन लेक्चर से कोई क्यूरीज रह जाती है, नहीं मतलब चीज़ें समझ आ पाती हैं, कोई लाइव इंटरेक्टिव सेशन आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही चाहे इंटीमेट कर दें या LMS पे मैसेज कर दें। तो मैं आप एक टाइम हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करके एक टाइम रख लेंगे जिसमें हम जूम क्लास अरेंज कर लेते हैं, ताकि आपका लाइव सेशन हो जाए हमारा, कि जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है वो हो जाए। अच्छा, दूसरी बात मैंने जो करनी थी, हमने अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक कवर कर चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया। उसके बाद हमने IR और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन करिए, इन दोनों के हमने असाइनमेंट देने हैं। मैं आपका उनका, जैसे मैंने यूवी के सारे पॉइंट्स कवर करके दिए थे कि इन पॉइंट्स को हम मतलब इस टॉपिक, असल में मुझे मकसद है वो ये जो अल्ट्रावायलेट का भी टॉपिक था, मतलब जो असाइनमेंट वाले जो हेडिंग्स थी, और उसके बाद भी IR की भी और एटॉमिक की भी, ये एक्चुअली में मैडम शमीम ने हमें मुझे बना के दी हैं कि अगर आप उस हर हेडिंग को आप एड्रेस कर लेते हैं और आप उसको उस सारे पॉइंट्स को आप क्लियर हैं, तो इसका मतलब है हमने वो टॉपिक परफेक्टली कवर कर लिया जिस तरह से हमें कवर करने की रिक्वायरमेंट थी। तो वो असल में असाइनमेंट वो आपकी भी असेसमेंट है और मेरी भी असेसमेंट है कि हमने आइदर पूरा फुली अपना टॉपिक कवर किया या नहीं कवर किया। तो मैं आपका IR और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन का भी उस पर डाल दूंगी, और उसकी खैर मैं डेट लिमिट थोड़ी ज़्यादा ही रखूँगी, आप इजीली उसको बना के उसको LMS पे अपलोड कर दीजिएगा, ताकि वो आपके लिए भी हो जाए, एक रिव्यू हो जाएगा और एक पूरा एक नोट्स की फॉर्म में भी आपके पास आ जाएगा कि ये सारे टॉपिक हमें इस टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक्स हमें इस टॉपिक के अंदर मेन टॉपिक में लाजमी कवर करने थे और हमने ये सब कवर कर लिए। इट्स मीन अगर ये सारे पॉइंट क्लियर है तो किसी भी फॉर्म में अगर आपसे पेपर में सवाल किया जाता है, किसी भी एंगल से आता है, आप उस सवाल को आंसर करने की पोजीशन में होंगे। आई होप अब तक जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे भी हम इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे। कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी सबकी क्यूरीज को आंसर कर सकूँ। जूम की क्लास अगर लाइव इंटरेक्टिव सेशन आप लोग चाहते हैं कि मैं रखूं, तो आप लोग मुझे बता दें, तो हम एक टाइम फिक्स करके उसमें रख लेंगे, और उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।